Welcome back to another video. Today we will discuss about the Newton first law. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ तक बात कर चुके थे? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जो बॉडी या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, यही बताता है हमको। उसके बाद आज हम इनर्शिया की उस प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। इनर्शिया क्या होता है कि देखो, हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जाता है तब तक वो क्या करेगा? रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा। ओके, रेस्ट में रहेगा, बिल्कुल। इसको गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। कितना मालूम होगा? अगर नहीं मालूम है तो वो जो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वो गैलीलियो का ही लॉ है और लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही बताया गया था कि कोई भी बॉडी रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करे, कोई एक्सटर्नल एजेंट्स आके उस पर फोर्स ना लगाए, तब तक स्टिल वो क्या रहेगा? इसमें रेस्ट में रहेगा। तो इनर्शिया जो लॉ ऑफ इनर्शिया है जो गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो बताया था कि बॉडी की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। तुम देख लो अपना क्या होता है। तो मोशंस जब स्टडी करने बैठा न्यूटन उस किसी भी बॉडी का, तो वो देखा वहाँ पे कि इस बॉडी के साथ तो दो ही काम हो रहा है, या जो बॉडी मोशंस में है या जो बॉडी रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, या किसी भी बॉडी को अगर जो मोशन में उसके ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना उसकी शेप में चेंज, कोई चेंज नहीं आ सकता है। ऐसा हो रहा था। जब कोई भी बॉल हिट करता है कोई बैट्समैन तो क्या होता है? वो बॉल क्या होता है? एक मोशन में आ जाता है। ओके, यानी कि उस पर क्या एक्सटर्नल, वो बॉल क्या था? रेस्ट में ही था ना। वो पे एक्सटर्नल कोई थ्रो भी करता है, वो भी क्या करता है? फोर्स ही लगा के थ्रो करता है। अगर कोई रेस्ट में बॉडी हो उसको थ्रो करता है तो वो क्या आता है? मोशंस में आता है, यानी कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या किया है? एक्सर्ट किया गया है। ठीक उसी तरह इनर्शिया में यही बोला गया था कि रेस्ट में रहेगा या मोशंस में रहेगा, बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ में यही बोला कि जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट्स उस पर फोर्स ना लगाए तब तक बॉडी क्या रहेगा? अनएक्सेलरेटेड, मतलब उसमें कोई भी मोशंस नहीं आएगा। वो ये बोला था। ठीक, यानी कि वेक्टर ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो का मतलब क्या होता है कि वेक्टर्स, यानी कि कोई भी बॉडी का अलग अलग डायमेंशंस में क्या होगा? वेक्टर्स होगा, उसका कुछ वेक्टर्स होगा, तो उसके वेक्टर्स का जो है ना टोटल रिजल्टेंट वो क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि किसी भी फोर्सेज का, यानी कि ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, कोई देखो फोर्सेज बहुत टाइप का होता है। क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। कॉन्टैक्ट कोई भी बॉडी के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसमें नॉर्मल फोर्स क्या होता है? लगते रहता है। वेट भी फोर्स होता है, किसी भी बॉडी का वेट भी क्या करता है? फोर्स होता है। ओके, एक टेंशन भी किसी भी चीज़ को रस्सी से लगता है तो वो क्या होता है? झूलते रहता है, वह दोनों के बीच में क्या करता है? टेंशन फोर्स लगता है। ठीक, ऐसा भी होता है। उसके बाद हम बहुत सारे, यानी कि कोई भी देखो, अभी इसी कमरा में बहुत सारे बॉडीज हैं। ठीक, ले लो तुम्हारा टैब है वहाँ पे रखा हुआ, तुम अपने टैब को अपने टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा है तो क्या वो देखो, क्या वो मोशंस में है? नहीं है, मोशंस में नहीं है। क्या वो बैलेंस फोर्स में बैलेंस्ड है? देखो उस पर फोर्स लग रहा है, आई नो उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन वो अभी क्या है? बैलेंस में है। इसलिए बैलेंस में है क्योंकि उसके बीच में क्या, टेबल और हमारे टैब के बीच में नॉर्मल फोर्स है, और दोनों फोर्स क्या कर रहा है? इक्वली है। वेट भी फोर्स लगा रहा है और नॉर्मल भी फोर्स लगा रहा है। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगाता है, पता है? तो परपेंडिकुलर लगेगा तो ईच अदर को क्या करेगा? कैंसल आउट कर देगा। फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इक्वल ऑन योर टैब इज जीरो ना। एक्सेलरेशन में है वो, तो क्या इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है जब तक क्या कि उस पर एक्सटर्नल एजेंट जाके उसको ना टच करे, हिलाए, तब तक वो क्या करेगा? नॉन एक्सेलरेशन रहेगा, अनएक्सेलरेटेड रहेगा। ओके, वो द अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। क्या चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है? तो क्या वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं होगा तो क्या वो मोशन, मतलब एक्सेलरेशन नॉन एक्सेलरेशन होगा, यानी कि अनएक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। ठीक, उसी तरह क्या है? इट कुड बी एट रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। कोई भी चीज को रेस्ट में कब बोलते हैं? जब उसका वेलोसिटी क्या होता है? जीरो होता है। ओके, और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज को स्पीड में चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन में चेंज नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा? वो भी हम एक तरह से यही मानेंगे कि वो भी जो है ना उस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट स्पीड और विदाउट चेंजिंग डायरेक्शंस वो चल रहा है, मूव कर रहा है। लेट्स से वी कैन से दैट कि हमारे पास, लेट्स से हम क्या क्या कह सकते हैं, एक एग्जांपल्स देते हैं हम कि देखो, हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, ठीक, ये क्या हुआ? एक कार है हमारा। ठीक ठीक, ये कार है हमारा, और इस कार में जो है, ये कार जो है हमारा इस रोड पे क्या कर रहा है? चल मूव कर, मूविंग विथ अ क्या, ये जो है ना इसका स्पीड होगा, स्पीड जो है इसका कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से क्या चल रहा है? स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। नो चेंज इन क्या होगा? डायरेक्शन। इसके डायरेक्शंस में भी क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे को ये लगता है कि ये तो कार चल रही है, इस पर तो कोई फोर्स लग रहा है तभी तो चल रही है। इसका मतलब ये होता है नहीं, फोर्स नहीं लग रहा बाबू। फोर्स होता क्या है? फोर्स क्या होता है? देखो, इन मतलब इन दोनों के बीच में, ये रोड और कार के बीच में क्या एक फोर्स वर्क करेगा?
करेगा। इसका वेट क्या करेगा, नीचे लगाएगा फोर्स, और ये जो इसका ऊपर वाला वेट होगा वो क्या करेगा, मतलब इसका जो होगा ग्राउंड का वेट क्या होगा, ऊपर लगाएगा, यानी कि जो नॉर्मल इन दोनों के बीच में होगा वो ऊपर लगाएगा। तो देखो वेट क्या हो गया, नीचे लगाया, और नॉर्मल क्या हुआ, ऊपर आया। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगाता है। नॉर्मल फोर्सेज जो होता है किसी भी बॉडी के बीच में क्या लगता है, बिटवीन द टू बॉडी नॉर्मल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो हमेशा नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतना समझ में आता है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हमको समझना ये है कि स्पीड इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट है और डायरेक्शंस में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि द कार्स स्पीड डजंट चेंज, यानी कि अगर कार की स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, कांस्टेंट से ही बढ़ा जा रहा है, तो क्या इसको एक तरह से हम रेस्ट में मान सकते हैं। एक ही स्पीड से बढ़ रहा है, कांस्टेंट है। मान लो अगर मान लो इसका डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या इस पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसमें क्या होगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स लगाएंगे तभी तो डायरेक्शन में चेंज आएगा ना, तभी तो क्या बोलेंगे कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया हम। अभी क्या है, ये बैलेंस है, ये रोड और ये कार के बीच में क्या है, बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। जब तक कोई इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या होगा, तब तक अनबैलेंस नहीं होगा ना। ये अभी तो बैलेंस में चल रहा है, सारा कुछ क्या है, हमारा कांस्टेंट है, हमारा स्पीड भी कांस्टेंट है। तो फोर्स कब लगता है, जब क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम इस पे एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है, ये बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल्स है। यानी एक कार इज क्रसिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन दैट रोड अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब फ्लैट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है द कार स्पीड डजंट चेंज, यानी कि कार का स्पीड में कोई चेंज नहीं है। अगर चेंज ही नहीं आएगा तो कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा। कांस्टेंट डायरेक्शन का मतलब होता है कार इज मूविंग स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, कोई भी टर्निंग नहीं आएगा, कोई भी टर्निंग के थ्रू ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये विदाउट टर्निंग क्या हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो कोई भी फोर्स इस पे वर्क नहीं कर रहा है। अभी सारा फोर्स क्या है, बैलेंस है। ये जो घर टिका हुआ है, क्या इस हाउस में भी क्या है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इस बिल्डिंग्स में भी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तब तो ये घर स्टेबल सा है। अगर क्या करे, इसी पर एक क्रेन से फोर्स 1000 न्यूटन का लगा दे तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन होगा ना, टूट जाएगा, है ना। उसी तरह ये इस पर भी कोई फोर्स अभी एक्सर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। ओके, इतना समझने के बाद हम एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ रहे हैं कि देखो हम एक और केसेस लेते हैं, क्योंकि देखो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में समझना होगा। फर्स्ट क्या है, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है, क्या होता है हम अभी बताते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकेंड वन होता है कि नॉन इनर्शियल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, देन वी विल मूव ऑन द फर्स्ट लॉ। ओके, नॉन इनर्शियल का मतलब होता है क्या, और हम बताते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, दो केसेस हैं हमारे पास। देखो हम इसको लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, ये केबिन, हमारे पास ये केबिन, एक मैन क्या है यहाँ पर है, यानी कि एक ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पर। ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, गन्ना खा रहा है। ठीक, गर्मी का मौसम है इसलिए गन्ना खा रहा है, ठीक, गन्ना चबा रहा है यहाँ। और एक ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पर इस केबिन के अंदर, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इसी केबिन के अंदर क्या है, एक लाइट है जो एक रस्सी से टंगा है। और ये जो केबिन है, ये क्या है, ये आदमी क्या है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। क्या है, किस पे है ये आदमी, जो बी है ये ग्राउंड पर है। ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड, क्या हो गया, ओके, ये ग्राउंड। और ये क्या है, केबिन में, इसका नाम ए है, इसका नाम बी। ओके, और ये जो है एक लाइट इसके अंदर क्या है हमारा टंगा हुआ है विद द थ्रेड। थ्रेड समझता है, थ्रेड रस्सी के थ्रू यहाँ पे लटका है। ओके, तो यहाँ पे देखो व्यू क्या है कि ये जो है ना, ये ऊपर से एक, ये केबिन जो है ना ऊपर से एक और क्या है, रस्सी से बंधा हुआ है, इससे है रस्सी से बंधा। अब देखो ऐसा व्यू है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो कि ये मतलब इस फिगर से हमको क्या क्या समझना है, क्या हो रहा है यहाँ पे। हो ये रहा है कि देखो अगर ये रस्सी यहाँ से लटका हुआ, ये केबिन लटका हुआ, तो क्या इस रस्सी के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, टेंशन जिसको बोलते हैं। रस्सी में कौन सा फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है। क्या इसके बीच में टेंशन फोर्स लगेगा, लगेगा बिल्कुल। और ये जो है टंगा हुआ, इसके भी बीच में टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब क्या होता है, अगर देखो ये तो क्या है हमारा t=0 का फिगर, t=0, टाइम t=t पे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, केबिन को यहाँ से कैंची से हम क्या करते हैं, कैंची से लेते हैं ऐसे, ऐसे कैंची को बना लो यहाँ से, इस कैंची से काट देते हैं इसको। कटेगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा तो क्या इस पे जी के थ्रू ही गिरेगा, जो 9.8 लगता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या जी के थ्रू ही गिरेगा, नीचे गिरेगा, बिल्कुल इसमें जी लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यहाँ पे लगेगा। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ है, ऑब्जर्वर कौन कौन है यहाँ पर बताओ, ऑब्जर्वर कौन कौन है, ए है और बी। अगर ए को ऑब्जर्वर मानकर यहाँ पे हम फोर्स लिखे, इस पर क्या क्या फोर्स लग सकता है, एक ऑब्जर्वर मानकर लिखे हम फोर्स, तो क्या ये एक्सीलरेशन में ये इसके लिए ये क्या होगा,
इसके लिए ये लैंप कैसा वर्क करेगा। अब देखो लैंप के लिए हम सारा कुछ यहाँ पे जब हम लिखेंगे व्हाट हैपेंस 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 आफ्टर आफ्टर केबल ब्रेक्स, क्या होने जा रहा है अगर केबल को हम ब्रेक कर दिए। तो इतना तो समझ में आता है कि ये जो है इसके पीछे क्या लगेगा, जी लगेगा, जी लगेगा, समझ में आ रहा है कि जी लगेगा, नीचे से एक्सीलरेशन हो जाएगा, नीचे रहा। बिल्कुल। अगर ऑब्जर्वर ए के लिए देखें कि ये लैंप पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लैंप है ना, ये ए के लिए क्या, देखो लैंप ए के लिए क्या रेस्ट में होगा रेस्ट में। इसके लिए क्या टोटल फोर्स, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या ऊपर ऊपर इसका टेंशन लग रहा है और नीचे इसका वेट लग रहा है, बताएं। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, और नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा। तो न्यूटन ने इस ऑब्जर्वर के लिए हम देखते हैं, ठीक, न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने ये बोला कि जो हमारा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उस पर क्या रहेगा, नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर इस ऑब्जर्वर के लिए देखिए कि इस चीज को ऑब्जर्व अगर ये कर रहा है, इस लैंप को ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर ए, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए नेट फोर्स इक्वल टू जीरो ही होगा, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इसके साथ ही एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे 9.8, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8, समझ में आ रहा है। किसके लिए, इसके लिए होगा। ये तो ये ना देख रहा है कि ये दोनों साथ में गिर रहा है, लेकिन ये दोनों को थोड़े पता चलेगा ये भी 9.8 से ही गिर रहा है, ये भी 9, तो इन दोनों को क्या लगेगा कि हम दोनों रेस्ट में ही है, समझ में आ रहा है। तो क्या बोला कि इन दोनों के लिए इन दोनों पे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, इन दोनों के लिए इस पे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू क्या है, ये दोनों रेस्ट में है, समझ में आ रहा है। अगर रेस्ट में है तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल है, लिफ्ट में होता है, ये पॉसिबल है। लिफ्ट में एक आदमी तुम्हारे बीच खड़ा है, एक आदमी बीच तुम्हारे खड़ा है, ठीक, तुम दोनों को क्या लगता है, लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन जी से, तुम दोनों को क्या लगेगा कि वो दोनों क्या है, हम दोनों जो है ए और बी क्या है, दोनों रेस्ट में है, रेस्ट में ही लगेगा। तुम दोनों को लगेगा कि कोई मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, लेकिन जी से नीचे आ रहा है। लेकिन ग्राउंड पे जो होगा आदमी, वो लिफ्ट को देखेगा, उसके लिए तो तुम 9.8 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है ना, डाउनवर्ड्स आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उसके लिए तो क्यों नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। न्यूटन के जो लॉ है वो रियल लाइफ में ही हम सारा देखेंगे, सारा रियल लाइफ रियल वर्ल्ड ही है, वो फिजिक्स का कोर फिजिक्स है और रियल वर्ल्ड फिजिक्स है, वो मुझे समझना है। और ये मैकेनिक्स का ऐसा पार्ट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो यहाँ से लेकर के तुम्हें, मतलब हम कह सकते हैं कि तुम्हारे 12th के फिजिक्स तक नहीं छोड़ेगा पीछा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो है तुम्हारा कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला। फर्स्ट लॉ तो छोड़ भी देगा, लेकिन सेकंड लॉ पूरा उस पर ही टिका हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। तो इतना समझ में आता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं कि है, बिल्कुल है, क्या है हमारा ये है, क्या बोल सकते हैं, हमारा लिफ्ट है, लिफ्ट वाला कह सकते हैं। अब देखो ए के लिए क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होगा। क्या करना, देखो नेट फोर्स के नीचे लग रहा है, तो ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होता है, जीरो होता है, यही बताया सम ऑफ। अब देखो यहाँ पे W प्लस टेंशन ऊपर लग रहा है, या ये वेट ही नीचे लग रहा है, तो एक को पॉजिटिव मानो, ऊपर ही पॉजिटिव मान लो, और नीचे क्या मान लो, नेगेटिव मान लो, लिख सकता है ऐसे, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस W होगा, नीचे लग रहा है, और टेंशन का प्लस हो जाएगा T इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यही तो है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है ऑन द लैंप, इसके लिए जीरो ही होगा, समझ में आ रहा है, जीरो होगा। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, W माइनस टी इक्वल टू जीरो, यानी कि W इक्वल टू टी। देखो प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। ऊपर फोर्स देखो, जितना वेट लग रहा है उतना ही टेंशन लग रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में, इसके और इसके लिए इन दोनों पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है। इन दोनों के लिए, यानी ऑब्जर्वर ए के लिए और इसके लिए, इन दोनों पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है। लगेगा कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसके बीच में भी, यानी कि इसके लिए इसको ऑब्जर्वर मान करके ए को निकाले, तो उसमें एक नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल वेट नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल, तो वो भी क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू वेट आ जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या है, बैलेंस्ड है, समझ में आ रहा है, इतना बैलेंस फोर्स है, इतना समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें समझना है कि, लेकिन एक्सेलरेशन, अब हमको एक चीज और समझना है कि ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम। अब देखो यहाँ पर हमको इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में बात करनी है। अब देखो इसके लिए क्या है, ये इसके लिए क्या है, ग्राउंड पे जो गिर रहा है ये क्या है, फर्स्ट लॉ, यानी कि यही है हमारा इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल यानी कि अभी समझाते हैं क्या होता है इनर्शियल फ्रेम। अब देखो सेकंड लॉ, अगर हम सेकंड्स हम देखें, सेकंड्स में क्या होता है कि देखो सेकंड्स में अगर देख ले यहाँ पे किसी में, तो इसके लिए ऑब्जर्वर बी के लिए देखें, तो इन दोनों का क्या है, मोशन है, इन दोनों का मोशन है। अगर ऑब्जर्वर बी के लिए देखें तो क्या इन दोनों का मोशन है ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ रहा है। इसके लिए क्या ये दोनों मोशंस में है, इतना समझ में आता है, बिल्कुल। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कितना से एक्सेलरेशन है, 9.8 से एक्सेलरेशन है, यानी कि अब तो इन दोनों पे फोर्स तो लग रहा है, एक्सेलरेशन आ गया ना, अब तो फोर्स लगेगा ना। ये दोनों के लिए ये रेस्ट में था, लेकिन इसके लिए क्या है, अब तो फोर्स लग रहा है ना इस पे, तो इसको लिखेंगे। अब देखो यानी कि W क्या माइनस वही लिखेंगे, T नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अब होगा ना, क्यों, इसलिए नहीं, क्यों होगा, क्योंकि इस पर क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है, यानी कुछ तो फोर्स लग रहा है, देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिर रहा है। और एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो नहीं है। इस केस में क्या था, एक्सेलरेशन भी जीरो था, और F नेट भी क्या था,
जीरो था, समझ में आ रहा है। लेकिन इस तो क्या यहाँ से समझ में आता है कि इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए क्या फोर्स अलग अलग आ रहा है, फोर्स अलग अलग आ रहा है इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए। तो इससे ये समझ में आता है कि हमको कि क्या हमारा फ्रेम डिपेंडेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, फ्रेम डिपेंडेंट है। अब देखो दोनों फ्रेम के लिए अलग अलग फोर्स आ गया। यहाँ देखो W माइनस, यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो क्या अगर नॉट इक्वल टू ये देखो T माइनस T आ गया ना, इस साइड भेजा, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो यही बोलेंगे ना, नहीं आ रहा है हाँ, तो ये नहीं इक्वल यानी कि W माइनस टी इक्वल टू नहीं जीरो है ना, तो हम लिख सकते हैं ना कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों फोर्स नहीं होना, टेंशन बराबर होगा ना हमारा वेट बराबर होगा। इतना समझ में आता है। इतना समझने के बाद हमें इतना और इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया। देखो इनर्शियल फ्रेम का मतलब अब ये समझ में आता है कि इनर्शियल फ्रेम का जो है एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम किसको बोल रहे हैं, जो रेस्ट में उसी को तो बोल रहे हैं इनर्शियल फ्रेम। जैसे देखो ग्राउंड रेस्ट में है ना, तो ग्राउंड इज अ यूनिवर्सल इनर्शियल फ्रेम, ऐसे इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। अब देखो हम यहाँ तक बता चुके हैं कि क्या क्या हो रहा है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या, जिसमें कोई मोशंस होगा, मोशन स्टडी कर रहे हैं उसी फ्रेम में क्या कर रहे हैं मोशन। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, एक चीज़ को तो रेस्ट मानना पड़ेगा ना। तो जब हम रोटेशनल पढ़ाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि हम फ्रेम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में हमको क्या करना पड़ता है कि किसी भी फ्रेम को स्टडी करने के लिए एक फ्रेम को रेस्ट करना पड़ता है। जैसे क्या करना है कि अगर हमको किसी भी रोलर का रोटेशनल मोशन रोलर करता है, तो क्या करता है कि हमको मान लो उस रोटेशनल मोशन का उसका मोशन स्टडी करना है, उस रोटेशनल मोशन, तो क्या करते हैं उस रोलर पे जाके एक ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं। तो क्या उस रोलर के विद रिस्पेक्ट टू रोलर दैट ऑब्जर्वर इन द रेस्ट, यस है ना। लेकिन जो ग्राउंड पे होगा तो वो रोलर और वो मक्खी को भी अगर बैठा दे उस पर कोई ऑब्जर्वर को, कोई भी ऑब्जर्वर है, तो क्या उसके लिए भी दोनों मोशंस में होगा, रोटेशनल मोशन में होगा। लेकिन ऐसे हम स्टडी नहीं करते, हमको क्या चाहिए इनर्शियल फ्रेम। तो हर जगह ये इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि किसी भी चीज को रेस्ट में कर दो, सब स्टडी को रेस्ट में कर दो। अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में कर दो। ये ग्राउंड के लिए इनर्शियल फ्रेम नहीं है, लेकिन इसके लिए इनर्शियल फ्रेम है। इसीलिए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ओनली वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम। इसके लिए वैलिड नहीं है ना, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो नहीं है ना, इसीलिए इसके लिए वैलिड नहीं। इसीलिए दैट्स व्हाई दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि ये जो हो गया ना नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्योंकि हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इनर्शियल फ्रेम के लिए ही वैलिड होगा, क्योंकि किसी भी बॉडी का स्टडी करने उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, यही तो बोलता है। इसलिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में डिफरेंस समझ में आ गया क्या बोलते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किस चीज़ के लिए स्टडी करेंगे, तो इनर्शियल। देखो हमारे पास एक टेबल है। ओके, इस टेबल पे क्या है, एक बुक रखा हुआ, ये है बुक। देखो यहाँ पर ओशो का किताब है, ये ओशो का बुक है, ठीक, एक बुक है, एक रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। एक ओशो का किताब इस टेबल पे रखा हुआ है, ये टेबल है। ये टेबल है। इस टेबल के साथ क्या हो रहा होगा, इस बुक और टेबल के बीच में क्या है, दो फोर्स वर्क कर रहा है। एक तो इस बुक्स का क्या होगा, वेट होगा, वेट इज अ फोर्स यू नो, एंड एक यहाँ पर एक क्या होगा, नॉर्मल वर्क कर रहा होगा इसके बीच, परपेंडिकुलर नॉर्मल। क्या कह रहा था न्यूटन कह रहा था, क्या ये इनर्शियल फ्रेम है, बिल्कुल इनर्शियल फ्रेम है। पहले तो यही देखना है फ्रेम कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है ना, रेस्ट में है ना, क्या रेस्ट में है, कोई इसमें मोशन नहीं है। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा कि बोल रहा है कि इसका जो नेट फोर्स होगा ना, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो W माइनस आ जाता है, माइनस W होगा, तो ये क्या होगा, इक्वल टू हमारा जीरो। देखो W इक्वल टू N क्या हो जाता है, हमारा इक्वल हो जाता है, यानी कि F जो नेट होगा, F नेट ऑन द बुक और बिटवीन द टेबल एंड बुक, ठीक है, बिटवीन टेबल एंड बुक क्या होगा, हमारा फोर्स क्या होगा, वो होगा W इक्वल टू नॉट। क्या नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर वेट देखो यहाँ पे माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस जोड़ते हैं, क्या होता है, माइनस आ जाता है, समझ में आ रहा है, माइनस आ जाता है, तो जीरो हो जाता है। ये हमारा W क्या ये बैलेंस फोर्स है ना, कह सकते हैं बैलेंस फोर्स है। तो ये इनर्शियल फ्रेम भी बैलेंस फोर्स है। तो ऐसा एग्जाम्पल्स क्या कह सकते हैं हम कि ये जो है ना, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक केस और लेते हैं, हम कह सकते हैं कि देखो ऐसा कह सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हमको, और देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए मूविंग ट्रेन या उसके ट्रैक के बीच में क्या वो भी इनर्शियल फ्रेम है और उस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा,
बोलो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। नो इन चेंज डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शंस में अगर चेंज नहीं होगा तो वो ट्रेन क्या होगा, और वो ट्रैक के बीच में क्या होगा, हमारा बैलेंस फोर्स वर्क करेगा, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। उसमें भी एक नॉर्मल लगेगा, एक उसका ट्रेन का वेट लगेगा। उसी तरह क्या होता है, रनवे और हमारा प्लेन, जब हमारा प्लेन क्या होता है, टेक ऑफ होता है, तो वो कुछ दूर चलता है एक सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से, तो क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, एक हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जाम्पल होगा, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब देखो शिप भी है, तो क्या होता है कि जब वाटर क्या होता है, जब वाटर क्या होता है हमारा स्टेबल होता है, यानी कि वाटर्स में कोई हमारा हलचल नहीं है, ठीक ना, वाटर्स में कोई हलचल ना हो हमारा, वाटर क्या होगा, यानी कि इसका ये रेस्ट में है, ठीक। तो इस पे जो जैसे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा शिप है, इसमें जो चल रहा है, ठीक, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। क्या होगा, 20 का क्या फिक्स कर रखे हैं, 0 होगा। क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होगा ना, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो नॉन इनर्शियल नहीं, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। इनर्शियल फ्रेम के बारे में समझ में आ गया। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम आर देमसेल्फ इनर्शियल। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये क्या, हमारा सब कोई कांस्टेंट स्पीड, अगर ये चल भी रहा है ना, कोई भी चीज इसमें बोट चल भी रहा है तो कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट मोशन है। अगर हाँ कंसीडर कर रहे हैं हम कि यूनिफॉर्म मोशंस में है, यानी कि हमारा स्ट्रेट मोशंस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो क्या होगा, तो इनर्शियल फ्रेम होगा। क्या होगा, वो इनर्शियल फ्रेम होगा। इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आता है। अब हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। इनर्शियल फ्रेम का समझने के बाद अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हेडिंग डालो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब समझ में आएगा बिल्कुल ही, विदाउट एनी डॉट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, राइट डाउन द हेडिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, ए बॉडी कंटिन्यूअस बिगेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट अनलेस acted upon by an external unbalanced force. ओके, एक लाइन छोड़ के लिखना, नीचे में एक लाइन, थोड़ा सा नीचे में, फुल स्टॉप के बाद देखो, एन एक्सटर्नल फोर्स, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे क्योंकि वो सारा चीज क्या है, बैलेंस में है, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू क्या है, 0 है, तो अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स जो होगा क्या, अनबैलेंस फोर्स होगा, तो एन एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू in a body is required to produce acceleration in a body. Produce acceleration in a body. Is required for this acceleration. In a body. थोड़ा फास्ट लिखो, बहुत स्लो लिखा है। Acceleration in a body. Acceleration in a body. Full stop. Acceleration in a body को underline जल्दी से। Second point लिखो, this tendency of a body to maintain its states is called its inertia. Very very important point, and underline the inertia. Inertia is एक third point, inertia is directly proportional to the mass. Inertia is directly proportional to mass. Okay. Inertia is directly proportional to mass. समझ में आ रहा? What is the meaning of this total whole? One point is an external unbalanced force is required. Why is required to produce acceleration in a body. This point is important. Okay, acceleration in a body. This point is very important, and underline this point. Okay. Second point, inertia is directly proportional to mass of the body. Okay, listen on the board. ये दो पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इतना तो समझ में आता है। पहला लॉ ये बोला कि कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे अगर नहीं लगाएगा तो वो क्या करेगा, अपने स्टेट्स को चेंज नहीं करेगा, अपने डायरेक्शंस को नहीं बदलेगा। बिल्कुल इतना बोला है।
इनर्शिया बोला था, यानी कि लॉज ऑफ गैलीलियो जो बोला था कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा उस पर वो रेस्ट में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला था, कोई दिक्कत नहीं। ये गैलीलियो का ही लॉ है वैसे, लेकिन रिफॉर्म क्या किया उनको न्यूटन ने किया, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ हम कहते हैं। तो देखो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉइंट्स को पढ़ो। एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कोई भी एक्सेलरेशन सॉरी कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस्ड करने के लिए किसका रिक्वायर्ड है? एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्या वो उस पर फोर्स जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या फर्स्ट पॉइंट यानी कि एक्सेलरेशन तो मांगता है, किसी भी बॉडी को फोर्स लगाने के लिए उसमें एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। ओके, समझ में आता है इतना? तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बोलता है, ये पॉइंट समझ में आ गया? इधर लिसन, ये छूट गया था, लिखो जल्दी में, जल्दी लिखो। जब समझाने लगे ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना पहले समझने पे ध्यान दिया, हो गया ना? कुछ बचा भी है? ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? किसी भी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन लाना है तो क्या उसके वेलोसिटी को चेंज कर दे, उसके वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करें। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ अगर मोशंस में है, समझ में आ रहा है, या रेस्ट में है, यानी v का जीरो है तो v को चेंज कर दे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज होगा। हर चीज़ क्या यहाँ पे ऑल द थिंग्स इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो रहा है। तो टाइम तो यूनिवर्सल है, उस पर तो हमको ध्यान ही नहीं देना है, वो तो हमको पता है, सब टाइम के साथ सब कुछ चल रहा है। ठीक, अपना टाइम आएगा, ये भी चलता है, आएगा या चला गया, कुछ भी, तो सब कुछ टाइम के हिसाब से ही हो रहा है। तो यहाँ समझने के बाद हमको यहाँ पे समझ में आता है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी कर दे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर कोई भी रेस्ट में है उसके वेलोसिटी को बढ़ा दे, मोशन में आ जाएगा, वो बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है। एक्सेलरेशन तो देखो, तो सबसे पहले फोर्स लाने के लिए अभी तुमको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कहाँ से होगा? चेंज इन वेलोसिटी। बोलो मेरे साथ, बोलो, चेंज इन वेलोसिटी करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन को चेंज करेगा तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन में अगर हमारा वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन आता है। चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज करेंगे, अरे वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? हमारा एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हम बोले थे कि इनर्शिया को हम अगर फिर से रिपीट करें तो इनर्शिया यही कहता है कि बॉडी रेस्ट में रहेगा या मोशंस में रहेगा। अब देखो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो क्या अब ये जो फोर्स लगाएंगे क्या मास पे भी डिपेंड कर रहा है? हाँ। अब देखो, हैवियर मास जो होगा तो उस पर हैवियर फोर्स भी लगाना पड़ेगा, ज़्यादा उस पर एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, उसके वजह से क्या होगा? ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर अगर ये 5 kg का वस्तु है हमारे पास, वस्तु मीन्स ऑब्जेक्ट्स, और ये 50 kg का वस्तु है, क्या इस पे हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक, और इस पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, क्या इन दोनों में जो डिस्प्ले फोर्स के थ्रू इन दोनों का जो हमारा क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ में इसका चेंज जो आएगा, क्या दोनों का चेंज बराबर होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। यानी कि फोर्स इन दोनों पर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन 5 kg वाला फोर्स इस पर ज़्यादा लगेगा, इस पर क्या करेगा? वही फोर्स बहुत कम लगेगा। समझ में आता है? कितना समझ में आता है? ये 50 kg है, 5 न्यूटन लगाएं, 5 kg है, 5 न्यूटन लगाएं, इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो ये क्या कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, इनर्शिया पे, मतलब यहाँ फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पे फोर्स क्या होगा? यानी कि ज़्यादा होगा। यहाँ कह सकते हैं कि फोर्स इज ग्रेटर। यहाँ क्या है? फोर्स इज स्मॉलर, कह सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर इतना ही समझ में आ रहा है कि हमको इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। ठीक, तो इनको ज़्यादा, यानी कि अब बताओ, यही समझ लो, यही से एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। एक बच्चा है 5 साल का, ठीक, और तुम्हारा कितना है? 15-20 साल हो रहा है, 20 साल मान लो, 20 साल नहीं हो रहा है तुम्हारा, 17 हो रहा है, 18 मान लो, यानी यू आर अ वयस्क पर्सन। मतलब वयस्क पर्सन का मतलब क्या? यंग में है। ठीक, तो 10 kg का एक बोरिया है, 10 kg का एक बोरा है, बोरा में बहुत सामान या थैला है 10 kg का, ठीक, एक बैग से 10 kg का, तुम उसको उठा रहा है और एक 5 साल का बच्चा उठा रहा है, तुम उठा पाएगा? क्या लगता है 10 kg का बैग एक 5 साल का बच्चा उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। क्या होगा? उसको वो उतना फोर्स ही जनरेट नहीं कर पा रहा। ठीक, लेकिन तुम क्या है, तुम तो बिल्कुल तुम एलिजिबल है कि कर सकता है, तुम्हारे यू हैव टू पावर, मतलब यू हैव टू, क्या कह सकते हैं, तुम्हारे पास उतना कैपेसिटी है जो उसको उतना फोर्स से तुम उठा सकता है, लेकिन 5 साल का बच्चा नहीं उठा सकता है। ठीक, उसी तरह तो यहाँ पे समझ में आता है कि फोर्स जो है, यानी कि क्या है, मास डिपेंडेंट भी है। हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट सेकंड लॉज ऑफ मोशन अगर जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि कैसे मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये सारी चीजें, लेकिन अभी के लिए ख्याल रखना है कि इनर्शिया इज अ मास डिपेंडेंट। ओके, यहाँ तक आज की क्लास में कोई भी डाउट हो एक जरा सा भी पॉइंट्स में, तो यू कैन आस्क टू मी, आई एम हियर टू। जो डिफरेंस वाला मतलब बेसिक डिफरेंस बता देना। किसका डिफरेंस? किसका वो डिफरेंस वाला था।
इनर्शियल डिफरेंस हाँ। वहाँ पे लिख सकता है कि इनर्शियल डिफरेंस होता है बेसिक सा difference। बेसिक सा डिफरेंस देखो होता क्या है कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम की जब बात करते हैं तो हम रोलर वाला एग्जांपल दिए ना, रोलर वाला अगर वो क्या है मोशंस में, तो हम हमारा ये देखो ऑब्जर्वेशंस न्यूटन्स का ये बोला कि न्यूटन्स ये कहा कि देखो हम किसी भी न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है ना वो उसी स्थिति में लग सकता है, उसी सिचुएशन में लग सकता है जब फ्रेम हो इनर्शियल हो। इनर्शियल का मतलब वो फ्रेम रेस्ट में हो। अगर रेस्ट में नहीं हो ना तो उस पर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा, वो तो पहले से ही फोर्स में है, यानी कि पहले से ही उस पर फोर्स लगा दिया गया है। तो उसको पहले तो रेस्ट में लाना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? पहले तो रेस्ट में लाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? हाँ, कह सकते हैं ना कि पहले रेस्ट में लाना होगा, तब उसका मोशन स्टडी करना होगा कि क्या कर रहा था। जैसे हम रोलर वाला एग्जांपल तुमको दिए, तो देखो रोलर्स पे क्या है कि पहले कोई फोर्स लगा दिया है, वो रोलर क्या कर रहा है, मोशन में चला गया। ठीक, अब उसका मोशन, हाँ, अब वो तो इनर्शियल फ्रेम रहा नहीं, अब तो नॉन इनर्शियल में वो बदल गया। ये यहाँ पर जो हम अभी अभी जस्ट तुमको एक एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत ही सुपर शॉर्ट एग्जाम्पल था ये, इसको समझने के लिए ये समझ लो, तुमको हम लिफ्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये लिफ्ट में सारा हो रहा है। लिफ्ट में देखो ये वो आदमी यहाँ पे खड़ा है ए, और एक आदमी इसके साथ भी खड़ा है बी, और एक आदमी सी है यहाँ पर ग्राउंड पे देख रहा है लिफ्ट को, लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पर ये सी आदमी, यहाँ पर इस पे इन दोनों पे जी लग रहा है, सेम जी लग रहा है, इस पे भी 9.8 लग रहा है और इस पे भी 9.8 लग रहा है, इतना समझ में आता है, कोई दिक्कत। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इन दोनों के एक विद रिस्पेक्ट टू दोनों में ए मतलब ए इसके लिए और बी इसके लिए, दोनों रेस्ट में है, यानी कि रेस्ट में है, तो इन दोनों के लिए इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा, क्योंकि न्यूटन ने बताया कि टोटल फोर्स क्या होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं हो तो टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इसके बीच में देखो एक नॉर्मल और एक इसका वेट काम कर रहा है, दोनों फोर्स लग रहा है, इसका वेट नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो उन दोनों का जो सम होता है क्या होता है, जीरो होगा ना। तो जी देखो नीचे लगा, वेट को ही हम लोग जी बोलते हैं, जैसे वेट को जी बोल दिया ना तो वेट देखो माइनस में आता है, माइनस जी लगता है नीचे, जी अगर पॉजिटिव माने तो देखो इसको माइनस जी लिखते हैं, अब प्लस क्या लिखेंगे, नॉर्मल एन लिखेंगे, इक्वल टू क्या, टोटल फोर्स जीरो हो गया इस आदमी पे, देखो इसी को ऐसे लिखते हैं इक्वल टू जीरो, यानी कि देखो ये बैलेंस फोर्स है, कोई भी फोर्स वर्क कर रहा है, कोई भी फोर्स इस पे वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि ऑल फोर्स क्या है, जीरो है क्या। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए ये दोनों आदमी और ये पूरा जो है सिस्टम क्या है, एक्सेलरेशन में है, यानी कि इस पे फोर्स लग रहा है, जी फोर्स लग रहा है देखो। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये फोर्स इनर्शियल फ्रेम होगा नहीं, इसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो मोशन में आ गया, फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा इसके लिए, फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा इस आदमी के लिए, नहीं फर्स्ट लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ ओनली वैलिड फॉर दिस में, दिस ऑफ दिस में, समझ में आ रहा है। नॉन इनिशियल फ्रेम के लिए हम फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। जिसका मोशन यानी कि जो रेस्ट में रहेगा नॉन इनिशियल, यानी कि उस पर टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, देन वी कैन से दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब उसमें वैलिड है। ओके, समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन सेकंड लॉ और उसका पूरा हम पोस्टमार्टम करेंगे, क्या होता है नहीं होता है, कैसे क्या पूरा एकदम देखेंगे। तो थैंक यू so much to join this class. Okay, see you in the next class. Thank you.